we have to study chapter 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशंस। इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन पॉइंटों को फोकस करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्कशन करेंगे। पहला है फोर्स। व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स को हम डिफाइन करेंगे। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया और मास में अंतर क्या है? फिर टाइप ऑफ इनर्शिया और मोमेंटम को हम जानेंगे और फिर पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत सारी चीज़ों को हम क्लियरफाई करेंगे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को क्लियर स्टेप वाइज समझिएगा, तभी समझ में आएगा। सभी एक दूसरे से लिंक है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इसलिए इसके कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। तो हम एक एक टॉपिक को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आप ध्यान से इन बातों को सुनना और समझने की कोशिश करना। अब जैसे आता है कि फोर्स क्या है, व्हाट इज ए फोर्स? तो फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी पर पुल अथवा पुश करना ही हमारा फोर्स है। फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी का पुल, धक्का देना या खींचना फोर्स कहलाता है। अब ये फोर्स क्या करता है एवरीडे लाइफ में? इसका क्या यूज है, एक्शन है? पुशिंग करने में, किसी चीज़ को ढकेलने, पुश करने में, पुल करने में, लिफ्ट, कोई चीज़ लिफ्टिंग करने में फोर्स लगाते हैं, ट्विस्ट करने में फोर्स लगाते हैं और प्रेस करने में फोर्स लगाते हैं। तो हम अपने डेली लाइफ में हर जगह फोर्स का यूज करते हैं। अपने हम हाथों द्वारा फोर्स लगाते हैं, किसी अन्य साधनों द्वारा फोर्स लगाते हैं। हम फोर्स से कोई भी वर्क करते हैं। तो फोर्स क्या है? पुल एंड पुश ऑन एनी बॉडी। अब फोर्स के काइंड क्या है? फोर्स दो तरह के हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है? कब फोर्स को बैलेंस कहेंगे? बैलेंस फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। मतलब किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सों का रिजल्टेंट अगर जीरो है, जैसे मान लो कोई बॉडी है, इस पर लगने वाले तमाम फोर्स, सभी डायरेक्शनों से लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट मतलब इसका परिणामी अगर जीरो है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कोई फोर्स महसूस नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे यह क्या है? बैलेंस फोर्स लग रहे हैं। सारे फोर्स बैलेंस मिल करके बैलेंस फोर्स लगते हैं। बैलेंस फोर्स की वजह अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो समझो कि उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है। कोई वस्तु जैसे यहाँ मेज पर रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये रेस्ट में पड़ी हुई है, तो रेस्ट में क्यों है? क्यों भाई ये रेस्ट में? तो इस पर हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, पृथ्वी अपने ओर खींचती है। इसका एक्शन प्रतिक्रिया बल ऊपर लगता है, टेबल द्वारा इस पर एक्शन ऊपर, रिएक्शन ऊपर लगता है, तो ये फोर्स एफ हो गया। ये दोनों मिलकर के बैलेंस बना रखे हैं, तो इसके वजह से रेस्ट पोजीशन में यहाँ ये फोर्स बैलेंस है। तो बैलेंस फोर्स वे फोर्स होते हैं जिनका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो हम बैलेंस फोर्स को ऐसे समझेंगे कि जिनका रिजल्टेंट जीरो हो। अनबैलेंस फोर्स वे होते हैं जिनके रिजल्टेंट जीरो नहीं होते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट जीरो देन द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब वह मूव कर रही है अपने जगह से, वो चेंज हो रही है। जैसे ये कोई रनिंग बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इस पर जो है हम देखते हैं कि कई तरह के फोर्स लगे। एक तो अगर कोई किक किया है, फुटबॉल को अगर कोई किक किया है, यहाँ पीछे से किक किया है, तो फोर्स आगे लगता है, आगे जाने को है। और इस पर फ्रिक्शन, इस पर हम देखते हैं कि फ्रिक्शन भी लगता है, ज़मीन पर फ्रिक्शन लगता है, एयर का फ्रिक्शन लगता है, तो ये कुछ दूर के बाद जा कर के रुक जाएगी। ये फोर्स लगने के बाद ये नहीं कि इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, चलते चलते कहीं तो रुकेगी। रुकती है क्यों? यहाँ पर रुक गई, किस वजह से रुकी? फ्रिक्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन ऑफ द एयर। तो ये तमाम फ्रिक्शन से रुक गई, तो वहाँ पर ये बैलेंस फोर्स हो गया। लेकिन जब तक ये मूव है अनबैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट नॉट जीरो, जीरो नहीं होता, वो मूविंग ऑब्जेक्ट में होता। मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को इस कंसेप्ट से समझेंगे। रिजल्टेंट जीरो है तो बैलेंस फोर्स बैलेंस में है, नहीं जीरो है तो वो क्या है? जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो इन्हीं फोर्सों के आधार पर अब हम
अध्ययन करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन ने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से प्रेरित होकर के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया है। गैलीलियो का एक एक्टिविटी था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ किसी स्लोप पर किसी बॉल को हम लुढ़काते हैं, ये बॉल है, तो ये बॉल दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर हम देखते हैं कि उसी ऊंचाई तक चढ़ती है जिस ऊंचाई से यहाँ जा कर के रुक जाएगी। फिर उसको ऐसे स्लोप को बढ़ाता जाता है, देखता है कि यह ऑब्जेक्ट यहाँ रुकती है, ऐसे बढ़ाता जाता है, देखता है और आगे रुकती है। तो वह एक्सपेरिमेंट से प्रूव करता है कि अगर ये स्लोप हम कम करते जाएं इस सेकंड प्लेन का, तो एक समय अगर इसको हम प्लेन कर दें, जीरो कर दें, तो इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट तब तक चलती रहेगी जब तक इसका लेवल नहीं मिलता है, तब तक चलती रहेगी। तो वास्तव में यह सही होगा, लेकिन कंडीशन यह है कि यह जो है यह फ्री नहीं है ये, क्योंकि जो भी मूव करेगी प्लेन फोर्स पर तो इनफाइनाइट तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसमें तमाम फोर्स ऑफ दी रिफ्रैक्शन फोर्स लगेगा, एयर का फ्रिक्शन फोर्स, अर्थ का फ्रिक्शन फोर्स, और धीरे धीरे वो जा कर के रुक जाएगी, यानी उस पर फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, रुक जाएगी। इसी से प्रेरित होकर के न्यूटन ने अपना ये फोर्स दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक रूल बनाया। इसने क्या कहा? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में है, विल बी रिमेन एट रेस्ट आर यूनिफॉर्म अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स आर एक्ट अपॉन इट। कहता है कि जब ये कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन मूविंग में है तो मूविंग में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए। यानी चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। तो इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसी को हम दूसरे रूप में डिफाइन करेंगे, यह एक इनर्शिया के रूप में। पहले तो हम देखें इनर्शिया क्या है। तो टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे आर रेस्ट इन कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी इनर्शिया टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, जिसके वजह से अगर रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, चलती है तो चलती रहना चाहती है, तो इस टेंडेंसी को हम कहेंगे इनर्शिया। तो दिस लॉ, और इसको कहेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ही लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहेंगे, कोई लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे, या ये कहें कि लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेंगे कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए। तो इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नाम दिया गया है। तो इसको हम याद रखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज या लॉ ऑफ इनर्शिया इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम देखें इनर्शिया जैसे कि बताया कि इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे आर रेस्ट विथ इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी है जो अगर रेस्ट है तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है, मूविंग है तो मूविंग में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फेमस है इसी के नाम से कि अगर कोई वस्तु रेस्ट है, दुनिया में रेस्ट है तो रेस्ट रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है और मेजर इनर्शिया क्या है? टाइप ऑफ इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया इन रेस्ट क्या है? वही अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। व्हेन ऑब्जेक्ट the tendency of the body to object tendency of body to oppose the change in state of the rest। यानी इस रेस्ट के पोजीशन को विरोध करने की टेंडेंसी को हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। यानी टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज इन मोशन। और इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन,
तो ये भी टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी डायरेक्शन को चेंज करने का, विरोध करने की जो टेंडेंसी है वो डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन कहलाएगा। मोशन को जो चेंज करने के, कोई वस्तु मोशन में है, जब उसको मोशन को चेंज नहीं करना चाहते, इस टेंडेंसी को इनर्शिया ऑफ द मोशन कहेंगे। रेस्ट में तो रेस्ट रहना चाहती है, इसको टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेस्ट कहेंगे। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया और मास में अंतर क्या है? तो मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, मास जो है, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया का मापदंड है, ये मेजरमेंट है। मास इज ए मेजर ऑफ द इनर्शिया, इनर्शिया और मास में अंतर है। इनर्शिया इज ए टेंडेंसी ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, और मास इज ए मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी, मेजरमेंट यानी मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो मास इज ए मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो इनर्शिया हमें समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया, टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया इन द रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब ऐसे ही हम समझेंगे। एक और टर्म आता है मोशन के चैप्टर में, मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के मूव करने में की पावर। पावर ऑफ मोशन क्या है? बहुत सी मोशन में पावर होता है, जैसे एक बुलेट की गोली या एक स्टोन स्पीड से आ रहा है, तो इसमें पावर है, या अगर किसी से टकराएगी तो उसको तोड़ सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। तो इनर्शिया, पावर ऑफ द मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, उसको हम साइंस की भाषा में कहेंगे मोमेंटम है। इनर्शिया पावर ये जनरल सेंस है कि पावर ऑफ द मोशन, मोशन के पावर क्या है, और इसको मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास, यानी मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को पी से, या पी मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और दोनों के प्रोडक्ट को हम कहेंगे, दोनों के प्रोडक्ट को, मल्टीप्लिकेशन को कहेंगे मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम इज ए पावर ऑफ मोशन कहेंगे। किसी वस्तु को, जैसे एक बंदूक की गोली का मास कम होता है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मोमेंटम है, वो किसी चीज़ को डैमेज कर सकती है, सुराख कर सकती है, तोड़ सकती है। और या तो मास ज़्यादा हो या तो वेलोसिटी ज़्यादा हो, या दोनों ज़्यादा हो तो मोमेंटम, मास और वेलोसिटी बढ़ने से मोमेंटम बढ़ जाता है। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। सड़क पर दौड़ती हुई एक कार छोटी भले से छोटी है, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। एक ट्रक धीरे धीरे चलता है लेकिन उसकी मास ज़्यादा है, वेलोसिटी भले कम है, उसमें भी मोमेंटम ज़्यादा है, वो भी डैमेज कर सकता है। तो अगर रुकी हुई है तो कोई डैमेज नहीं, अगर मोमेंटम उसमें दोनों है तो बहुत ज़्यादा उसमें मोमेंटम है। अगर रुकी है, रेस्ट पोजीशन में है, तो मोमेंटम जीरो है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? ये पावर ऑफ मोशन, या कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मास m वेलोसिटी से चल रही है, मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम हमारा m इंटू v हो जाएगा। इसकी ये ऑब्जेक्ट है m इंटू v, ये मोमेंटम से चल रही है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द मोशन। और मोमेंटम की यूनिट क्या हो सकती है? मोमेंटम की यूनिट मास की यूनिट kg, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया kg मीटर पर सेकंड, kg इंटू, ये इंटू है, सॉरी, ये kg इंटू kg मास पर सेकंड, kg m इंटू मास पर सेकंड, ये है मोमेंटम का यूनिट। तो मोमेंटम को m इंटू v से नोट करेंगे। अब इसका क्या यूज है हम आगे देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने बनाया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वह मोमेंटम के आधार पर बनाया है। मोमेंटम के आधार पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें क्या है हम देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। न्यूटन ने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने की जो रेट है वह क्या है? वह प्रोपोर्शनल है उस पर लगाए हुए फोर्स की।
उस पर लगाए हुए अनबैलेंस फोर्स के इक्वल है। जैसे यहाँ पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी मोमेंटम अगर चेंज होती जा रही है, मोमेंटम चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इस पर लगाए हुए फोर्स एफ के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। लास्ट में हम प्रूव करेंगे कि यह फोर्स एफ बराबर एम इंटू ए हो जाता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एफ बराबर एम इंटू ए से भी डिनोट करते हैं। अब ये मोमेंटम से एफ बराबर एम इंटू ए कैसे आएगा, हम इस कैलकुलेशन को हम यहाँ दिखाते हैं। इस कैलकुलेशन को दिखाते हैं, पेपरों में कई बार पूछता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखना। मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम है, हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट की लेट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम है, तो हम जैसे इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, टेकन टाइम टी है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम एम इंटू यू, फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी, चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, और रेट इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट इन मोमेंटम हम निकालना है तो उसमें हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ कैलकुलेशन को ध्यान से देखो स्क्रीन पर, यहाँ जो है चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन ले लिए तो एम वी माइनस यू अपान यू हो गया, और टी से डिवाइड कर दिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यह है चेंज ऑफ मोमेंटम, यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो v माइनस यू अपान टी हम जानते हैं पिछले चैप्टरों में, मोशन के चैप्टरों से, यह होता है एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ए क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v अपान यू अपान टी, v माइनस यू अपान टी ए होता है। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ बराबर एम इंटू ए, इसको कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हम याद रखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ बराबर एम इंटू ए। आ गया ना, हमने यहाँ दिखाया एम वी माइनस एम वी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू, और इसमें चेंज करने के लिए टाइम टी से डिवाइड कर दिए तो आ गया एफ बराबर ये v माइनस यू अपान टी, तो ये आ गया एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर पूछता है तो ये पॉइंट जरूर लिख देना, ये फोर्स एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, या रेट लैंग्वेज में लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। बार बार अनबैलेंस फोर्स क्यों, क्योंकि फोर्स अनबैलेंस फोर्स ही उसमें चेंज कर सकता है उसके वेलोसिटी को, बैलेंस फोर्स तो बैलेंस होता है और रुक जाएगा। तो ये 9th चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्या टॉपिक है, मास और इनर्शिया में क्या अंतर है। तो मास इज ए मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया इज ए टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज इट्स एनी चेंज, या तो डायरेक्शन के चेंज, या तो वेलोसिटी की चेंज, या रेस्ट पोजीशन के चेंज, तो वह इनर्शिया की चेंज कहलाएगी। और इसमें क्या हमने देखा, इसमें हमने देखा टाइप ऑफ इनर्शिया इन द रेस्ट, जब वो रेस्ट का विरोध करने लगे। अब मोशन, जब मोशन का विरोध करने की टेंडेंसी आए तो इनर्शिया ऑफ मोशन, और जब वो डायरेक्शन को चेंज करने लगे तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ इनर्शिया याद रखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए। और यही इनर्शिया की डिफिनीशन है। टेंडेंसी ऑफ द अनबैलेंस फोर्स अनडिस्टर्ब, टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे और रेस्ट कीप या मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये सब डिफिनीशन हम याद रखेंगे, आगे इसको बहुत सी यूज है। हम इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में सारे न्यूमेरिकल, इस पर सब पर न्यूमेरिकल आ जाएंगे। तो हम फोर्स क्या, हम एक समराइज कर देते हैं। फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन एनी ऑब्जेक्ट कॉल्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स जिसके रिजल्टेंट जीरो हो, अनबैलेंस फोर्स जिसके रिजल्टेंट जीरो न हो, अनबैलेंस फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जाने टेंडेंस कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में है, और मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है। टाइप ऑफ इनर्शिया देखे, मोमेंटम देखे। ये क्या मोमेंटम, मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन। पावर ऑफ मोशन क्या है, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू वी मोमेंटम है।
ठीक है। मोमेंटम पर अभी न्यूमेरिकल आएंगे, अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। आप इस वीडियो को देखते रहना, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी न्यूटन का, ये सारे न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, या नहीं को आते हैं तो यह फोर्स बराबर m इंटू ए, फोर्स बराबर m इंटू ए। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट kg और ए की यूनिट वेलोसिटी पर सेकंड स्क्वायर। इसको न्यूटन के नाम पर इसको नाम रख दिया गया न्यूटन, इसको नाम रख दिया गया इस यूनिट का नाम है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। तो फोर्स की डिफिनीशन या फोर्स क्या है, फोर्स बराबर m इंटू ए। अब कोई पूछे कि 1 न्यूटन क्या होता है, तो जब मास का वैल्यू 1 हो, m बराबर 1 हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो उस ऑब्जेक्ट का ऊपर लगा हुआ फोर्स 1 न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन इज अ फोर्स व्हेन 1 मीटर स्क्वायर पर 1 kg ऑब्जेक्ट मूव विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज, तो फोर्स इज 1 न्यूटन फोर्स। तो ये न्यूमेरिकल के फार्मूले हैं। अगले वीडियो में आप बने रहना और इसको रिवाइज कर लेना, इसको वीडियो को और कई बार देख करके इसको समझने की कोशिश करना। अगले हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे अगले वीडियो तक, तब तक आपको धन्यवाद।